सोचिए, एक जगह जिसे लोग धर्म का स्थल कहते हैं, जहां हर साल लाखों भक्त श्रद्धा लेकर जाते हैं, वही जगह एक ऐसी रास्ता जमीन बन जाए जहां नीचे दफन है उन मासूमों की कहानियां जिन्हें दुनिया कभी सुन नहीं पाई। कुछ लाशों पर स्कूल की यूनिफॉर्म थी, कुछ के चेहरे जले हुए थे, कुछ के हाथ पैर बंधे गए और कुछ के साथ वो बार्बरता हुई जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। एक सफाई कर्मचारी जो 20 साल तक अपने अंदर एक जिंदा कब्र लेकर जीता रहा, आज वो चीख रहा है, कह रहा है कि उसने अपने आंखों से देखा, अपने हाथों से मिट्टी में दफन किया, और ये सब किसी जंगल में नहीं, किसी छोटी जगह पे नहीं, बल्कि भारत के एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल में हुआ। एक औरत जिसकी बेटी 2003 में गायब हो गई थी, 20 साल बाद वापस आई है, सिर्फ इतने भरोसे के साथ कि शायद उसकी बेटी के कुछ हड्डी तक मिल जाए ताकि वो अपने बेटी का अंतिम संस्कार तो कर सके। क्या है इन सब बातों की असलियत? ये कहानियां नहीं, ये उन बेजुबानों की सच्चाई है जिनके लिए कभी कोई कैंडल मार्च नहीं हुआ। जानिए उन जख्मों की कहानी जो कभी खुले ही नहीं, उन लाशों की आवाज जिनके लिए दुनिया कभी रुकी ही नहीं। वेलकम टू बिफोर एंड बियॉन्ड। धर्मस्थला के मांस बरियल का सच सामने आया जुलाई 2025 को। इसके पीछे के पूरे राज को जानने से पहले हम कुछ साल पूर्व जाना होगा धर्मस्थला और वहाँ के प्रसिद्ध मंदिर के बारे में जानने के लिए। धर्मस्थला मंदिर कर्नाटका के दक्षिण कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित एक ऐसे तीर्थ स्थल है जो सिर्फ एक मंदिर नहीं, 3 धार्मिक परंपराओं का एक अद्भुत संगम है, शैवा, वैष्णव और जैन। ये मंदिर प्रमुख रूप से भगवान मंजुनाथा यानी शिवा को समर्पित है, लेकिन इसकी प्रबंधन व्यवस्था एक जैन परिवार हेगड़े फैमिली के हाथ में है, जो वर्षों से विरासत में प्रशासन चलाते आए हैं। रोजाना के पाठ पूजा वैष्णव ब्राह्मण पुरोहित करते हैं। धर्मस्थला की शुरुआत होती है करीब 800 साल पहले, जब एक जैन मुखिया बिरमना परगाडे को सपने में ईश्वर का संदेश मिला कि वो अपना घर धार्मिक सेवा के लिए समर्पित कर दें। तब से लेकर आज तक ये स्थल एक महान आध्यात्मिक केंद्र बन चुका है, जहां हर दिन हजारों भक्तों को अन्नदान दिया जाता है, जहां समाज सेवा होती है और धर्म के आधार पर न्याय दिया जाता है। धर्म स्थल का अर्थ ही है धर्म का स्थल, और इसी अर्थ के साथ लोगों की आस्था भी जुड़ी रही है। लेकिन हर आस्था के पीछे एक सच होता है, और कभी कभी वो सच लाल रंग में लिपटा हुआ मिलता है, और हर रोशनी के कोने में होता है एक अंधेरा। और धर्मस्थला जैसे धार्मिक स्थल भी इससे अनजान नहीं रहा। दशकों से इस पवित्र मंदिर का नाम विवादों से जुड़ा रहा है। 1980 से लेकर आज तक यहाँ लाशों के दफनाने जाने, यौन हिंसा और राजनीतिक दबाव में केस दबाने जैसे आरोप लगते आए हैं, और इन सब विवादों और आरोपों को सच में बदल दिया बस एक आदमी का बयान। 2025 में एक सफाई कर्मचारी जो अब विसल ब्लोअर बन गया है, उसने उठा दिया है एक डरावने राज का पर्दा। ये खुलासा सिर्फ एक कन्फेशन नहीं, ये एक मौन चीख है उन सबके लिए जिन्होंने कभी सच बोलने की कोशिश की थी, लेकिन सिस्टम ने उनकी जुबान काट दी। तो सवाल ये उठता है, आखिर क्या था जो लोगों को लगा इस पाप में मंदिर प्रशासन भी शामिल है? इस केस का सच सबसे पहली बार 5 जुलाई 2025 को सामने आया, जब एक दलित कम्युनिटी से संबंधित पुराना सैनिटेशन वर्कर बेलथंगाड़ी पुलिस के सामने फॉर्मल शिकायत दर्ज करने आया। उसने बताया कि वो जब 18 साल का था तब मंदिर में नौकरी शुरू की। उस पे मंदिर और उसके आसपास की सफाई का जिम्मेदारी थी, जिसमें नेत्रवती नदी का किनारा भी शामिल था। उसको महीने के 25 रुपए मिलते थे और वो अपने काम से काफी खुश था, पर उसे नहीं पता था कि आगे उसका सामना मौत से भी खतरनाक सच से होगा। अपनी टेस्टिमनी में उसने बताया कि 1995 से 2014 के बीच मंदिर के सैनिटेशन वर्कर के रूप में उसे 100 से ज्यादा लाशें, अधिकांश महिलाएं और बच्चों को दफनाने के लिए मजबूर किया गया था, वो भी रिमोट जंगल एंड रिवर बैंक्स में। कुछ विक्टिम्स के शरीर सेक्सुअल एंड फिजिकल असॉल्ट के निशान थे, कुछ पे स्ट्रैंगुलेशंस के, कुछ तो एसिड अटैक में भी मारे गए थे। उसने हैंड ड्रॉन मैप्स, स्केलेटल फ्रैगमेंट्स और बरियल का हर डिटेल वर्बल अकाउंट पुलिस को दिया। वो अपनी आइडेंटिटी अनोनिमस रखने के लिए कोर्ट में अपने वकील के साथ मास्क पहनकर पहुंचा, और उसके वकील ओजस्वी गौड़ा और सचिन देशपांडे
कोर्ट, पुलिस और मीडिया को एक इन डिटेल रिटन एलिगेशन सबमिट किए। वो पुलिस को अपनी स्टेटमेंट दिया। जब मैं मंदिर में काम करना शुरू किया तब एक दिन मैंने देखा कि महिलाओं और लड़कियों की लाशें नदी के किनारे बह रही थी। पहले मैं सोचा ये सुसाइड केसेस होंगे, लेकिन मैंने नोटिस किया कि उनके बॉडीज बिना कपड़ों के थे और उनके शरीरों पर कई तरह की सॉल्ट के निशान भी। उसके टेस्टिमनी में उसने कहा कि 1998 के शुरू में जब उसने ये बात अपने सुपरवाइजर को बताई तो सुपरवाइजर ने उसे बहुत मारा और गाली दिया और धमकी दी, अगर तूने बॉडी दफनाने से मना किया या किसी को कुछ बताया तो हम तेरे साथ भी वैसा ही कुछ करेंगे। और उसके परिवार को मारने की भी धमकी मिली। उसको बोला गया कि हम तुझे टुकड़े टुकड़े कर देंगे, तेरा शरीर भी उन लाशों की तरह दफनाया जाएगा और तेरे पूरे परिवार को बलि चढ़ा देंगे। उसने बताया कि कुछ बॉडीज को डीजल से जला दिया गया, कुछ को अलग अलग लोकेशंस पर धर्मस्थला के आसपास दफनाया गया। वो एक स्कूल छात्री के डेड बॉडी का भी जिक्र किया जिसके ऊपर यूनिफॉर्म तो था पर स्कर्ट और अंडरवेयर नहीं थे। उसका कहना है उसके गले पर स्ट्रैंगुलेशन मार्क्स थे। उन्होंने मुझे स्कूल बैग के साथ उसे दफनाने को कहा। वो मंजर आज भी मेरे जहन में आ रहे हैं। उसने और बताया कि वो गरीब भिखारियों की हत्या भी देखा है। कुछ भिखारियों को कुर्सी से बांधकर टॉवेल से गला घोट दिया जाता और ये सब मेरे सामने होता था। इन भिखारियों की हत्याकांडों का मोटिव अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन ये सच अब इन्वेस्टिगेशन के दायरे में है। दिसंबर 2014 में लगभग 20 साल उस मंदिर में काम करने के बाद वो धर्मस्थला से भाग गया। कारण था अपने एक महिला रिश्तेदार के साथ हुई सेक्सुअल हरासमेंट, जिसने उसके अंदर का डर और भी गहरा कर दिया। That was his breaking point। फिर उसने पूरी तरह से अपने पुराने जीवन के जंजीरों को काट दिया। अगले 10 साल उसने अपने परिवार के साथ एनोनिमिटी में जिया, कर्नाटका के विभिन्न हिस्सों और आसपास के राज्यों में फेक आइडेंटिटी के साथ। इन 10 सालों में उसने अपने पुराने साथियों या किसी लोकल से बात नहीं किया और किसी से भी धर्मस्थला के बारे में कोई जिक्र नहीं किया, सिर्फ डर और खौफ के चक्कर में। पर उसे हर दिन गिल्ट और नाइटमेयर सताते थे, जिनकी वजह से वो शांति से सो नहीं पाता था। मुझे उन स्कूल यूनिफॉर्म पहनी लड़कियों के चेहरे रोज दिखते थे जो मैंने दफनाए थे। उसने उस दौरान फोटोग्राफिक एविडेंस, स्केलेटल रिमेन्स, बरियल स्पॉट्स और विक्टिम्स के डिटेल डिस्क्रिप्शन संभाल के रखे थे प्रूफ के रूप में सही समय के लिए। अब सवाल ये है कि अब उसने सब कुछ खुल के क्यों बताया? इतने साल वो चुप क्यों रहा? सालों से दबे उसके मन में इस गिल्ट ने उसे आखिरकार तोड़ ही दिया। इसीलिए 2024 में उसने ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट से कांटेक्ट शुरू कर दिया। वो चाहता था जस्टिस विक्टिम्स के फैमिली को मिले, बहुत सारे अनरिजॉल्व केसेस का फिर से इन्वेस्टिगेशन हो। सोशल मीडिया का पावर और करंट जुडिशियल सिस्टम पे उसे भरोसा होने लगा, जिसके चलते उसे हिम्मत मिली आगे आने के लिए। और जुलाई 2025 में उसने पुलिस में फॉर्मल कंप्लेंट फाइल की, बरियल लोकेशंस बताने और इन्वॉल्व लोगों के नाम देने के लिए, अपने और अपने परिवार की सुरक्षा की गुजारिश की। मंदिर में काम करने के टाइम ली गई फोटो एविडेंस के रूप में जमा किए। 11 जुलाई 2025 को कोर्ट में मास्क पहने एफिडेविट दिया। सेक्शन 183 के तहत उसकी आइडेंटिटी जुडिशियल कॉन्फिडेंशियलिटी के अंदर रखी गई। विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2018 के तहत अथॉरिटीज ने उसकी आइडेंटिटी और लोकेशन अभी तक पब्लिक नहीं की उसकी सुरक्षा के लिए। उसने अपने टेस्टिमनी में बताया कि बहुत सी लाशें, जिनमें से कई महिलाएं थी, स्कूल यूनिफॉर्म पहनी छोटी लड़कियां थी और कुछ एसिड अटैक के शिकार। शिकायत में लिखा गया है कि इन विक्टिम्स के शरीरों पर असॉल्ट, स्ट्रैंगुलेशन और अत्याचार के साफ निशान मिले। एक स्कूल गर्ल जिसका यूनिफॉर्म था लेकिन स्कर्ट और अंडरवेयर गायब थी, उसे उसके बैग के साथ दफना दिया गया था। ये सुनकर देश भर में जनता का गुस्सा फिर से उभर आया है। लोगों का मानना है कि ये मास बरियल कांड सिर्फ एक सच नहीं, बल्कि सालों पुराने अनसॉल्व्ड डिसअपीयरेंसेस और मर्डर्स से भी जुड़े हुए हो सकते हैं। एक ऐसी ही सबसे जख्म कर देने वाला घटनाक्रम है सौजन्या का केस। अक्टूबर 2012 में 17 साल की प्री यूनिवर्सिटी स्टूडेंट सौजन्या बेलथंगाड़ी तालुक से कॉलेज जाने के बाद अचानक लापता हो जाती है। अगले दिन उसकी लाश मिलती है नेत्रवती नदी के पास एक सुनसान जगह में, जहां उसके शरीर पर मिलते हैं ब्रूटल असॉल्ट्स के स्पष्ट निशान। पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार किया एक मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति संतोष राव को, लेकिन
गांव के लोग, सोशल वर्कर्स और ह्यूमन राइट्स ग्रुप ने तुरंत सवाल उठाए। सबका कहना था ये अरेस्ट बस एक दिखावा है, असली दोषी को बचाया जा रहा है। और ये शक जाकर टिकता है मंदिर के प्रबंधन में बैठे प्रभावशाली लोगों पर, क्योंकि जब सत्ता के साथ धर्म जुड़ जाए तो सच बोलने वालों की आवाज दबा दी जाती है। कर्नाटका के अलग अलग इलाकों में छोटे छोटे प्रोटेस्ट धड़क उठे। छात्रों से लेकर महिला संगठन तक सभी सीबीआई जांच की मांग करने लगे, लेकिन उनकी आवाजों पर छाया रहा सरकारी सन्नाटा। केस वही का वही लोकल पुलिस के पास ही छोड़ा गया और आज तक संतोष राव पर लगे आरोप ना तो किसी को संतुष्ट कर पाए, ना ही सौजन्या को न्याय मिल पाया। लोगों ने कहा इस केस को जानबूझकर घुमाया गया, जिसे जो सच बोलता उसे खामोश कर दिया गया। ऐसी ही एक और दर्दनाक भरी घटना है अनन्या भट्ट की, एक यंग मेडिकल स्टूडेंट मणिपाल से, जो धर्मस्थला जाने के बाद गायब हो गई साल 2003 में। उसकी मां सुजाता भट्ट, जो तब सीबीआई में स्टेनोग्राफर का काम करती थी, उस वक्त कोलकाता में थी। जब अनन्या की दोस्त रश्मि ने बताया कि अनन्या हॉस्टल से 3 दिन से लापता है, सुजाता ने तुरंत धर्मस्थला पहुंचकर लोगों से पूछताछ की। कुछ लोकल्स ने कहा अनन्या को मंदिर के अधिकारियों के साथ चलते देखा गया था, लेकिन जब वो पुलिस के पास गई तो उसे सिर्फ ठोकर मिली, लापरवाही मिली और फिर 3 आदमियों ने उसे अपहरण किया, उसके साथ हिंसा की और वो बेहोश हो गई। 3 महीने बाद बेंगलुरु के एक हॉस्पिटल में आंख खुली, लेकिन तब तक सब कुछ बदल चुका था। कोई सहारा नहीं मिला, कोई न्याय नहीं मिला। आज 20 साल बाद सुजाता वापस आई है कोलकाता से अपने लॉयर और दोस्तों के साथ, एक उम्मीद के साथ कि कम से कम अपने बेटी की अंतिम संस्कार कर सके। एक और धर्मस्थला की पुरानी घटना, पद्मलता, एक कॉलेज स्टूडेंट जो बलियारू गांव धर्मस्थला से गायब हो गई थी लगभग 40 साल पहले 1986 में। उसका शरीर 56 दिन बाद नेत्रवती नदी में पाया गया, हाथ पैर बंधे हुए, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। सीबीआई ने इस केस को अनट्रेस्ड कहकर बंद कर दिया। इनके अलावा कुछ और नाम भी शामिल हैं, जैसे यमुना और नारायणा। 2012 में हुई एक डबल मर्डर जिसका कनेक्शन भी धर्मस्थला से है। AIDWA जैसे वुमेन्स ग्रुप्स का कहना है कि ये केस भी मास बरियल के जांच में शामिल किया जाना चाहिए। वेदावली, एक और नाम जो वुमेन्स ग्रुप ने उठाया है, उनका कहना है कई पुराने मर्डर्स और डिसअपियरेंस एक जैसे पैटर्न दिखा रहे हैं। SIT से डिमांड की गई कि इन सभी केसेस की एक साथ बारीकी से जांच हो। ये सिर्फ कुछ नाम हैं जिनका जिक्र मीडिया में हुआ था। ऐसे कई सारे मिसिंग और अननोन डेथ्स एंड मर्डर्स के विक्टिम्स का नामो निशान आज तक नहीं मिला, जो धर्मस्थला से गायब हुए थे। विसल ब्लोअर के मुताबिक उसने पहचान की 13 से 15 जगहें जहां ये सीक्रेट बरियल्स किए गए थे। ये सभी जगहें कर्नाटका के दक्षिणा कन्नाडा डिस्ट्रिक्ट और खासकर धर्मस्थला रीजन में स्थित है। नेत्रवती नदी के किनारे कई ऐसे स्पॉट्स बताए गए हैं जहां घने जंगल के बीच लाशें दफन की गई। ये जगहें धर्मस्थला और आसपास के गांव के बीच पड़ती है, आंखों से दूर, कानून से परे। स्टेट हाईवेज के पास वो रास्ते जो धर्मस्थला में प्रवेश करते वक्त आते हैं, उनके किनारे कुछ जमीनें चुनी गई थी। ये आइसोलेटेड लैंड पैचेस थे जहां जल्दी और छुपकर दफनाना आसान था। मंदिर प्रॉपर्टीज के आसपास के फॉरेस्टेड लैंड्स, कई जगहें ऐसी थी जो रिजर्व फॉरेस्ट या टेम्पल रन इंस्टीट्यूशंस के नजदीक थी। ये जमीनें कम सर्विल्ड होती थी और इसी वजह से उन्हें मौत का मैदान बना दिया गया। प्राइवेट लैंड्स जिनका कनेक्शन रखने वाले लोग पावरफुल थे। विसल ब्लोअर्स का दावा है कि कुछ जमीनें उन लोगों की थी जिनका मंदिर के रिलीजियस या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज से गहरे संबंध थे। हालांकि SIT ने इस बात की पुष्टि नहीं की है, लेकिन शिकायत में ये स्ट्रॉन्ग एलिगेशन दिया गया है। विसल ब्लोअर के कंप्लेन में एक भयानक तूफान खड़ा कर दिया। जनता का गुस्सा, मीडिया का दबाव और सच के जोर ने सिस्टम को झुकने पर मजबूर कर दिया। 4 जुलाई 2025 को पुलिस ने आखिरकार कंप्लेन पर केस रजिस्टर किया। 10 जुलाई को विसल ब्लोअर को दिया गया विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2018 के तहत सुरक्षा का कवर। S बालन, एक मशहूर सीनियर लॉयर और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, एक टीम के साथ मिले कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर सीतामरिया से।
एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की मांग की गई जो मास रेप, मर्डर और मंदिर के अथॉरिटीज के खिलाफ एलिगेशन की सच्चाई सामने ला सके। 19 जुलाई को केस की छानबीन ट्रांसफर कर दी गई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को, जिसको लीड कर रहे हैं डीजीपी प्रणब महांती। पहली एक्सकवेशन हुई नेत्रवती नदी के किनारे पे, जहां पुलिस, फोरेंसिक टीम, रेवेन्यू ऑफिसर्स सब मौजूद थे, लेकिन ना कोई लाश मिली, ना कोई हड्डी। दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी जगह भी खाली। 31 जुलाई को जमीन के 3 फीट अंदर आधे अधूरे हड्डी के टुकड़े मिले, कुछ टूटे हुए, बिना स्कल के। शुरुआती जानकारी में कहा गया शायद ये एक पुरुष की हड्डी है। एसआईटी ने हड्डी और दांत एफएसएल मणिपाल भेज दिया है जांच के लिए। साइट 7 और 8 पे 6 फुट तक गहराई में मशीन से की गई खोज, लेकिन कोई लाश नहीं मिली। जंगल के बीच साइट 9 और 10 की खोज भी हुई, लेकिन वहां से भी कोई लाश या हड्डी नहीं मिली। लेकिन एक जगह से मिला पैन कार्ड और रुपे कार्ड। इन्वेस्टिगेशन में पता चला वो पैन कार्ड एक आदमी का है जो नीलमंगला, बेंगलुरु से था, जो जॉन्डिस का शिकार बन गया और अपने गांव में ही दफनाया गया था। पर उसके पैन कार्ड इस साइट तक कैसे पहुंची, ये किसी को नहीं पता। ऑपरेशन के डे 6 में एसआईटी ने साइट 11 और 12 पे एक्सकेवेशन जारी रखा। साइट 11 पर मिला नया सबूत, स्केलेटल रिमेन्स और एक साड़ी का टुकड़ा नेत्रवती नदी के पास। ये दूसरी बार है जब किसी जगह से असली हड्डी मिली हो। अब तक 13 में से 10 साइट्स पे एक्सकेवेशन हो चुके हैं, लेकिन सिर्फ 2 जगहों से सबूत मिले हैं। साइट 6 पे मिला मेल बोन फ्रैगमेंट्स और दांत। साइट 11 से हड्डी और साड़ी का टुकड़ा। कुछ और साइट्स पे एक्सकेवेशंस करना अभी पेंडिंग है। ये केस एक नया मोड़ लिया जब जयंत टी, इचलामपड़ी गांव, पुतुर तालुक का एक सामाजिक कार्यकर्ता जो सच बोलने की हिम्मत लेकर सामने आया। 2 अगस्त बेलथंगाड़ी एसआईटी ऑफिस में जयंत ने एक गंभीर बयान दिया। कुछ साल पहले मैंने खुद देखा था एक 13 से 15 साल की लड़की का लाश मंदिर के आसपास वाले जंगल के एक कोने में दफना दिया गया था, बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के। उसका दावा है कि उसके पास उस साइट का वीडियो रिकॉर्डिंग है जहां वो लड़की दफनाई गई थी, जो उसने 2 साल पहले बनाई थी जब वो उस जगह पे दोबारा गया था। 2002 से 2003 के अंदर नेशनल हाईवे 37 के पास के जंगल में कुछ लोगों ने एक लड़की का सड़ा हुआ शरीर देखा था। पुलिस को इन्फॉर्म किया गया और 1 हफ्ते बाद एक पुलिस ऑफिसर ऑटो में आया, उस लड़की का फोटो लिए और कहा ये लाश एक 35 से 40 साल की महिला का है जिसने सुसाइड किया है, और बिना किसी जांच, बिना कोई पोस्टमार्टम उसे 1 या 2 फीट जमीन के अंदर दफना दिया गया। लेकिन जयंत का बयान था वो लड़की की उम्र तो 13 से 15 के बीच की ही थी। मैंने खुद उस लाश को देखा था। मुझे नहीं पता उसे मारा गया या नहीं, लेकिन सब कुछ गलत था। कुछ भी कानूनी तरीके से नहीं हुआ। तो ये सवाल ये है, 15 साल तक चुप क्यों थे जयंत? जयंत का जवाब था, धर्मस्थला में डर का माहौल था। अब लोग बोलने के लिए तैयार हो रहे हैं। एसआईटी बन चुकी है, इसलिए मैं सामने आया हूँ। एक और कड़वा सच ये था कि जयंत पद्मलता का रिश्तेदार है जो 1986 में लापता हुई थी। जयंत ने कहा उसकी लाश 56 दिन बाद मिली थी, लेकिन हमें कभी न्याय नहीं मिला, इसलिए हमने सिस्टम से भरोसा खो दिया था। अब जब एसआईटी बनी है तो एक उम्मीद जगा है। मैं अब गवाही देने आया हूँ। जब जयंत आरटीआई के जरिए भी 2000 से 2015 के बीच अननेचुरल डेथ की इंफॉर्मेशन एंड फोटोग्राफ मांगे, तब पता चला कि बेलथंगाड़ी पुलिस ने 2000 से 2015 के बीच के अननेचुरल डेथ रजिस्टर के सारे एंट्रीज मिटा दिए थे। मिसिंग पर्सन्स डेटा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स, वॉल पोस्टर्स, फोटोग्राफ, सब कुछ रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स के नाम पर डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। जयंत ने सवाल उठाए, जो जायज भी है। जब कंप्यूटर बैकअप होता है तो बिना डुप्लीकेट सेव किए कैसे सब डिलीट किया गया? किसके कहने पे ये किया गया? किसके दबाव में ये किया गया? आखिर आज हड्डी मिली तो उसका मैच किससे होगा जब सब सबूत ही मिटा दिए गए हों? अब जब एसआईटी इंक्वायरी चल रही है, इसी बीच एक और चौंकाने वाली बात सामने आई कि 1 अगस्त की रात बेलथंगाड़ी एसआईटी ऑफिस में एक एसआईटी इंस्पेक्टर ने विसल ब्लोअर को अपना कंप्लेन वापस लेने की धमकी दे दी। विसल ब्लोअर के वकील का कहना है कि इंस्पेक्टर ने उसे अपनी जान की धमकी देते हुए कहा कि अगर तूने ये कंप्लेन वापस नहीं लिया तो अंजाम बुरा होगा। उसके वकील ने तुरंत एसआईटी चीफ प्रणब महांती को लिखित शिकायत दी।
खास रिपोर्ट के मुताबिक वो इंस्पेक्टर अब कंपलसरी लीव पे भेजा गया है और डिसिप्लिनरी एक्शन भी तय है। कुछ लाशें सिर्फ जमीन के नीचे नहीं होती, कुछ कहानियां भी दफन होती हैं बिन कहे बिन सुने। उनका क्या, जिनके लिए कभी पोस्टमार्टम नहीं हुआ, जिनका नाम पुलिस फाइल्स में भी नहीं लिखा गया। उन माओं का क्या जो आज भी हर कदम पे अपनी बच्ची की तस्वीर लेकर चलती है। और उन लोगों का क्या जिन्होंने देखा सब कुछ लेकिन डर के मारे कभी कुछ बोल नहीं पाए। ये सिर्फ एक केस नहीं है, ये इंसानियत का इम्तिहान है। एक समाज तभी इंसाफ के लायक कहलाता है जब उसकी सबसे कमजोर आवाज भी बिना डरे सुनी जाए। जिम्मेदारी सिर्फ सिस्टम की नहीं, हम सबकी है। गलत के खिलाफ खड़ा होने का वक्त अब है, कल हो सकता है शायद देर हो जाए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं आपका क्या ओपिनियन है और अगला केस कौन सा देखना चाहेंगे। प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन Instagram. ID in the bio or on the screen for more such short stories and a glimpse into behind the screen.